बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में एक चीज़ बड़ी क्लियर कट है कि आप लोगों को सबसे पहले जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपका लिटरेरी टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एमए इंग्लिश का पेपर नहीं कर सकते, क्योंकि एमए इंग्लिश का पेपर बेसिकली सिर्फ समरीज तक बेस्ड नहीं है। दैट इज बेसिकली द लिटरेरी टर्म्स, द क्रिटिकल एनालिसिस एंड सो ऑन, जो भी हम करते हैं डेली बेसिस पे हम पढ़े होते हैं। आपको एक बिल्कुल सिंपल सी समरी पढ़ाई जाती है और उसके बाद जो है आपको उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करवाया जाता है। द क्रिटिकल एनालिसिस जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके अंदर हम बेसिक देखते हैं कि जो टाइटल है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, जो ड्रामा है, पोइट्री है या एनी बुक है उसका टाइटल। फिर उसमें हम डिफरेंट थीम्स देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो बुक लिखी गई है रादर ये किस बेस पे लिखी गई है, इसका मकसद क्या था। और अगर चलें ये सारी चीजें एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बुक्स हम पढ़ लेते हैं तो व्हाट इज द यॉनरा जो किताब ने या बुक ने या राइटर ने जो है वो फॉलो किया है। फिर उसकी एज देखी जाती है कि ये किस एज को जो है वो शो करती है। जब भी हम एपिक और मोक एपिक की बात करते हैं तो हम हमेशा पैराडाइज लॉस्ट को और रेप ऑफ द लॉक, जो कि आप लोगों के सिलेबस में पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक है और रेप ऑफ द लॉक एज अ मोक एपिक है। एपिक एक हीरोइक पोएम को कहते हैं। नॉर्मली इस तरह से भी क्वेश्चन थोड़ा घूम के आ जाता है कि जी हीरोइक पोएम या मोक हीरोइक पोएम। तो मोक हीरोइक आए या मोक एपिक आए, बात एक ही है, एपिक को ही हीरोइक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। अब सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि व्हाट इज एपिक, एपिक क्या होती है। फिर हम देखते हैं जो उसका ऑपोजिट हम पढ़ रहे हैं, रेप ऑफ द लॉक, मॉक एपिक। तो क्या मॉक कहते हैं किसी चीज का मजाक उड़ाना, किसी का तमस्खर उड़ा देना, किसी की कॉपी कर देना, किसी को जो है जिसे कहना चाहिए हम उसका ऑपोजिट वे में, उसको सटायरिकल वे में बयान करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक मजाहिया तरीके से किसी की पैरोडी कर देना उसको भी हम मोक कहते हैं। तो लेट्स सी कि व्हाट इज एपिक एंड देन वी विल सी कि व्हाट इज मोक एपिक। यहाँ पे देखें लिखा व्हाट इज एन एपिक, कि एपिक होती क्या है। अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एक लंबी सी पोएम होती है लॉन्ग नैरेटिव। नैरेटिव बेसिकली नरेशन कहते हैं स्टोरी टेलिंग को। कोई एक स्टोरी होती है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएट्री पोएम होती है जो कि ऑर्डिनरी जो है वो कंसर्न करती है अ सीरियस सब्जेक्ट, जिसके अंदर एक सीरियस सब्जेक्ट पढ़ा जो है वो दिखाया जाता है। कंटेन्स डिटेल्स ऑफ हीरोइक डीड्स, उसके अंदर जो हीरोइक डीड्स हैं यानी कि एक इंसान जो है उसकी हीरोइक स्ट्रेंथ जो है, उसके एम्स एंड एम्बिशंस या उसकी डीड्स यानी कि उसकी स्ट्रेंथ दिखाई जाती है कि उसकी हीरोइक डीड्स के वो क्या कर सकता है और उसने क्या किया। डिस्क्राइब इवेंट सिग्निफिकेंट टू अ कल्चर और अ नेशन, और वो जो है इवेंट्स डिस्क्राइब करती है एपिक जो है एक सिग्निफिकेंट टू कल्चर, जो कि सिग्निफिकेंट होते हैं कल्चर से, यानी कि उस दौर के कल्चर से रिलेट करते हैं वो इवेंट्स, या फिर वो किसी नेशन से रिलेट करते हैं। जैसे अगर हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो हम उसके अंदर क्या देखते हैं कि वो एक क्रिश्चियन कल्चर दिखाया गया उसके अंदर, और सेकेंडली उसके अंदर डाउनफॉल दिखाया गया है एडम का, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से जन्नत से निकाला गया और उसमें शैतान किस हद तक कामयाब हुआ, हम ये सारी चीजें वहां पे देखते हैं। फिर उसके अंदर एक नेशन यानी कि एक जो है नेशन इस तरीके से दिखाई जाती है कि आपका कल्चर क्या होता है, कि एक क्रिश्चियन कल्चर है और उसके अंदर ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि इंसान जो है वो जो है किस तरीके से उसका डाउनफॉल हुआ, यानी कि ह्यूमैनिटी बेस्ड है, रिलीजियस बेस्ड वो एपिक लिखी गई। और उसके बाद जो है मतलब मिल्टन ने उसको तकरीबन उसके 12 वर्जन्स आए थे उसकी बुक के, और वो एक इतनी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है कि उसके 12 बुक्स पे वो लिखी गई। और कहते हैं कि मिल्टन ये किताबें लिखते लिखते अंधा हो गया था, इतनी उसने लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखी थी इस सब्जेक्ट के ऊपर और फॉल ऑफ एडम पे।
उसके बाद जो है द एक्शन कंसिस्ट ऑफ डीड्स ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड और करेज, और जो एक्शन होते हैं हीरो के वो कंसिस्ट करते हैं उन डीड्स पे जो कि ग्रेट वैल्यू की होती है और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। एक इंसान की एक आर्म स्ट्रेंथ होती है, एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है, यानी कि एक इंसान को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और उसकी करेज और उसकी डीड्स को बढ़ा बयान किया जाता है। फिर उसके बाद इज ऑफ ग्रेट लेजेंडरी सिग्निफिकेंस, वो एक ग्रेट लेजेंडरी सिग्निफिकेंस से ताल्लुक रखता है जो हीरो होता है। सेंटर्ड ऑन अ हीरोइक क्वासी डिवाइन फिगर, और वो जो है पूरी जो पोएम होती है वो सेंटर करती है, बेस करती है एक हीरोइक या क्वासी डिवाइन यानी कि हाफ डिवाइन फिगर। हाफ डिवाइन फिगर कैसे, डिवाइन क्या होता है, मतलब अल्लाह ताला की जात है, कुदरत कामिला है, मतलब अल्लाह ताला की कुदरत कामिला, या हम अल्लाह ताला की जो काम है उनकी मसलियतें हैं अल्लाह ताला की, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या, जब क्वेसी डिवाइन फिगर की बात करते हैं तो एक इंसान की स्ट्रेंथ इस हद तक ज्यादा हो जाती है कि उसके अंदर नेकी का मादा ज्यादा होता है, लेकिन वो गलती जरूर करता है, इसलिए यहाँ पे उसको क्वेसी डिवाइन फिगर कहा गया है। डिवाइन कहते हैं आसमानी, ठीक है, फल्कियाती। तो ऑन हुज एक्शन डिपेंड ऑन द फेट ऑफ अ ट्राइब, जो कि जिसके एक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, फेट ऑफ अ ट्राइब, के एक ट्राइब के फेट पे। एंड बेस करता है, ठीक है, ट्राइब है, नेशन है या ह्यूमन बेस है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एपिक के होते क्या है। बेसिकली ये लॉन्ग एंड फॉर्मल स्पीचेस इसके अंदर दिखाई जाती हैं, आपको नजर आएगा जब आप एपिक पढ़ेंगे, इवन आप जब टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसका तो यू विल सी द लॉन्ग लॉन्ग स्पीचेस जो कि कैरेक्टर्स जो है वो बयान करेंगे। शो डिवाइन इंटरवेंशन ऑन ह्यूमन अफेयर्स, और उसमें एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है, यानी कि अल्लाह ताला जो है, या डिवाइन इन्वेंशन यानी कि जो फरिश्ते और अल्लाह ताला और जो है, या अगर आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ें तो उसमें भी आप देखेंगे कि डिवाइन इन्वेंशन होती है ऑन ह्यूमन। किस तरीके से कि अल्लाह ताला की पैराडाइज लॉस्ट में हम देखें ना, तो उसमें क्या है कि आपको पता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एट द एंड जो है मगफिरत की थी अल्लाह ताला से, और एट दैट टाइम अचानक से वो जो डिवाइन इन्वेंशन यानी कि डिवाइन अल्लाह ताला को रहम आ गया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे और उनकी बख्शिश हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल दिया था। अल्लाह ताला ने कहा था उतर जाओ जमीन पे बस, ठीक है। और फिर क्या था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आ गए थे और फिर इस तरीके से नौ इंसानी का जो है वो स्टार्ट हुआ सारा। तो अब उसमें क्या होता है, एक डिवाइन इन्वेंशन होती है ह्यूमन अफेयर्स, यानी कि इंसान जो करता है उसमें एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है, इंटरवेन करना, किसी में मुदाखलत कर देना। फीचर्स हीरोज दैट एम्बडी द वैल्यू ऑफ द सिविलाइजेशन, और वो फीचर करता है हीरोज को जो कि एम्बडी करता है वैल्यू ऑफ सिविलाइजेशन को। ऑफन फीचर ऑफ द ट्रेजिक हीरो डिसेंड इनटू द अंडरवर्ल्ड, और ट्रेजिक हीरो जो होता है अक्सर वो अंडरवर्ल्ड भी जाता है। अंडरवर्ल्ड किसे कहते हैं, एक वर्ल्ड है और एक अंडरवर्ल्ड है। अंडरवर्ल्ड एक ऐसी दुनिया को कहते हैं जो कि इंसान ने नहीं देखी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हेवन की, और जो है हेल की बात करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज बेसिकली द अंडरवर्ल्ड, दैट इज द वर्ल्ड जो कि एक आम इंसान नहीं देख सकता, उसको हम अंडरवर्ल्ड कहते हैं। इसी तरीके से रेप ऑफ द लॉक में भी आपको अंडरवर्ल्ड नजर आएंगी, जिसमें के वो स्प्लीन होगी, वो जो सेल्फ है, निम्स हैं, डिफरेंट तरह के आपको भी वहां पे जो है एरी स्पिरिट्स नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें क्या हैं, दीज आर रिलेटेड टू द अंडरवर्ल्ड। लेकिन इन पैराडाइज लॉस्ट वी विल सी द हेवन एंड हेल, जो कि एक आम इंसान ने नहीं देखी हुई। तो अंडरवर्ल्ड भी दिखाई जाती है एपिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है सेटिंग इज वास्ट इन स्कोप, ठीक है, उसमें जो सेटिंग होती है वो वास्ट इन स्कोप होती है, यानी कि जाहिर बात है जब अंडरवर्ल्ड दिखाई गई है, एक रियल वर्ल्ड दिखाई गई है, एक अंडरवर्ल्ड दिखाई गई है, ऑब्वियसली सेटिंग विल बी वास्ट इन स्कोप। कवरिंग नेशंस, वो नेशंस को कवर कर रही होती है, द वर्ल्ड और द यूनिवर्स, वो वर्ल्ड को भी और यूनिवर्स को भी कवर करती है। एक एपिक इतनी वास्ट नैरेटिव पोइट्री पोएम होती है जिसके अंदर हम क्या कहेंगे, लॉन्ग स्पीचेस होती हैं,
डिवाइन इन्वेंशन होती है, हीरोइक डीड्स दिखाई जाती है, सिविलाइजेशन दिखाया जाता है। हीरो जो है एक अंडरवर्ल्ड के अंदर जाता है और एक वास्ट स्कोप कवरिंग नेशन और ये वर्ल्ड और यूनिवर्स, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। फिर उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ सुपर नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट समझ ले, व्हाट इज द सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल भी एक आम इंसान है, एक सुपर नेचुरल फोर्सेस है, जिसमें हम फरिश्तों की बात करते हैं, शयातीन की बात करते हैं, दीज आर द सुपर नेचुरल फोर्सेस। जिसके अंदर हम विच क्राफ्ट की बात करते हैं, विच हम कहते हैं जी स्पिरिट्स आ गए थे, भूत छूत आ गए थे और ये इस तरह से, तो हम कहते हैं ये सुपर नेचुरल फोर्सेस है। सेम इज द केस, अभी मैंने आपको हार्डी का रिटर्न ऑफ द नेटिव पढ़ाया, उसके अंदर वो जो एग्डन हीथ थी वो एज अ सुपर नेचुरल फोर्स काम कर रही थी। यानी कि एक इंसान है, इंसान के अलावा जो ये जो चीजें नजर नहीं आती और ना नजर आने के बावजूद वो इंसान की जिंदगी को इम्पैक्ट कर रही होती हैं, उनको हम कहते हैं दीज आर द सुपर नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। स्पिरिट्स हैं, ये गोस्ट हैं, ये सारी ये सब सुपर नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल जो चीज हमें नजर आ रही है, सुपर नेचुरल जो नेचर से बहुत बाहर है, यानी कि एक इंसान की आंख उसको नहीं देख सकती, दैट इज बेसिकली द सुपर नेचुरल फोर्सेस। उसके बाद जो है, अब यहाँ पे देखें द एपिक हीरो क्या होता है। द हीरो इज अ फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इवन कॉस्मिक इंपॉर्टेंस, यूजली द आइडियल मैन ऑफ हिज कल्चर, ठीक है। अब एपिक हीरो जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक फिगर होता है एक ग्रेट नेशन का, इवन कॉस्मिक इंपॉर्टेंस, और यूजली वो क्या होता है, द आइडियल मैन ऑफ हिज कल्चर। आइडियल मैन होता है अपने कल्चर का, यानी कि वो बहुत ही करेजियस मैन होता है, ऑफन हैज सुपर ह्यूमन और डिवाइन ट्रेट्स। उसके अंदर सुपर ह्यूमन और डिवाइन ट्रेट्स, जैसे हरकुलिस का हम कैरेक्टर देखते हैं। हरकुलिस किसने पढ़ा बचपन में, हरकुलिस की स्टोरीज पढ़ी है किसी ने? तो वो क्या था, वो सुपर ह्यूमन था और उसके अंदर कुछ डिवाइन ट्रेट्स थे। हैज एन इम्पोजिंग फिजिकल स्ट्रेचर एंड इज अ ग्रेटर इन द वेज दैट कॉमन मैन, इन ऑल वेज देन इन द कॉमन मैन, ठीक है। और वो जो है इम्पोज करता है फिजिकल स्ट्रेचर, और जो कि ग्रेटर होता है इन ऑल वेज देन द कॉमन मैन, और जो कि अब आम इंसान से कहीं ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है, चाहे वो नेकी के हिसाब से देख लें, उसकी डिविनिटी के लिहाज से देख लें, उसके डिवाइन ट्रेट्स के लिहाज से देख लें, हर लिहाज से अगर देखा जाए तो वो एक सुपर ह्यूमन ही एक आम इंसान से कहीं ज्यादा आगे होता है। ये तो हो गई एपिक, ठीक है। और फिर उसमें हमने एपिक में देखा कि एपिक बेसिकली होती क्या है, ठीक है। एक लॉन्ग नैरेटिव पोइट्री होती है, पोएम होती है, जो कि जिसके अंदर एक सुपर ह्यूमन ट्रेट्स दिखाए जाते हैं, सुपर नेचुरल मशीनरी दिखाई जाती है, लॉन्ग स्पीचेस दिखाई जाती है, ये सारे हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। फिर हमने देखा कि उसके अंदर डिवाइन इंटरवेंशन होती है। एक चीज यहाँ पे मिसिंग थी, वो थी कि जो है म्यूज को कॉल करता है वो शुरू में मोक एपिक के अंदर, ठीक है। यानी कि वो जो डिवाइन फोर्सेस है उनको भी कॉल किया जाता है एक एपिक के अंदर। लेट्स सी के व्हाट इज द मोक एपिक। और अब हम इसका बिल्कुल एक जैसे मजाकिया वर्जन जैसे कहेंगे हम, या हम उसकी पैरोडी कहेंगे एपिक की, तो वो हम देखते हैं कि व्हाट इज द मोक एपिक। अब मोक एपिक की बात करें तो आपका जो रेप ऑफ द लॉक है दैट इज रिलेटेड टू द मोक एपिक पोएट्री, आल्सो नोन एज द मोक हीरोइक और हीरोइक कॉमिक। ये लिख लें आप लोग, ठीक है। इसी को हम मोक हीरोइक भी कहेंगे और हीरोइक कॉमिक भी कहेंगे। टिपिकली सटायर और पैरोडीज, ये बेसिकली सटायर्स होती हैं या पैरोडीज होती हैं, इस वजह से हम इसको मोक कहते हैं। जब भी मोक का वर्ड आएगा तो यू हैव टू, आपको पता होना चाहिए कि ये सटायर्स हैं या पैरोडीज हैं। मोक कॉमन क्लासिकल स्टीरियोटाइप्स ऑफ हीरोज एंड हीरोइक लिटरेचर, और वो जो है कॉमन क्लासिकल स्टीरियोटाइप्स ऑफ हीरोज और हीरोइक लिटरेचर को क्या करते हैं, वो सटायर करते हैं, मोक करते हैं। मोक का मतलब ही सटायर होता है, या पैरोडी करते हैं वो क्लासिकल स्टीरियोटाइप्स ऑफ हीरोज को और हीरोइक लिटरेचर को। टिपिकली मोक हीरोइक वर्क्स आइदर पुट अ फूल इन द रोल ऑफ द हीरो। अब क्या किया जाता है मोक हीरोइक वर्क के अंदर, जो हीरो होता है उसके अंदर, अब हमने एपिक में पढ़ा कि वो तो भाई ग्रेट डीड्स का मालिक होता है, वो ग्रेट स्ट्रेंथ का मालिक होता है, वर्चुअसली भी वो बहुत आगे होता है, आम इंसान से जो है बहुत आगे होता है। बट व्हाट अबाउट द कॉमेडी एंड द मोक एंड व्हाट इज दिस, इसके अंदर हीरो को इतना नीचे गिरा दिया जाता है कि हमें उस पर हंसी आने लग जाती है। इसको हम बर्लेस्क भी कहते हैं,
ठीक है, किसी भी हीरो को बिल्कुल ऑपोजिट दिखा देना, ठीक है। तो इस तरीके से उसको एक फूलिश कैरेक्टर दिखाया जाता है, फूलिश कैरेक्टर, और एग्जेजरेट द हीरोइक क्वालिटी टू सच अ पॉइंट दैट दे बिकम एब्सर्ड। इस हद तक उसकी क्वालिटीज को गिरा दिया जाता है कि वो एब्सर्ड लगने लग जाती है, या उसकी हीरोइक क्वालिटीज को इतना ज्यादा एग्जेजरेट कर दिया जाता है कि वो एब्सर्ड लगने लग जाएंगी। आपको बेलिंडा का कैरेक्टर अभी मैंने लास्ट वीक में पढ़ाया, उस बेलिंडा के कैरेक्टर में अगर आप गौर करें तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एब्सर्डिटी दिखाई गई है। फिर एक्सेप्ट सेम मीटर वोकैबुलरी एंड रिटोरिक ऑफ एपिक्स, और उसके अंदर सेम मीटर वोकैबुलरी और रिटोरिक ऑफ एपिक्स होता है। फिर हिस्ट्री ऑफ एपिक्स देख लेते हैं। बिकेम पॉपुलर इन द पोस्ट रिस्टोरेशन एंड ऑगस्टन पीरियड्स इन इंग्लैंड, ठीक है। आपको बताया था ये एज ऑफ ऑगस्टन, ये जो 18th सेंचुरी मोक हीरोइक पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, दैट इज बेसिकली द ऑगस्टन एज। इसी को हम एज ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं, इसी को हम एज ऑफ पॉप कहते हैं, इसी को ही हम न्यू क्लासिकल एज कहते हैं। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए रिगार्डिंग द न्यू क्लासिकिज्म और द ऑगस्टन एज or the enlightenment, age of enlightenment, you should know that is related to the 18th century. तो 18th सेंचुरी की जब भी हम बात करेंगे, यू शुड नो अबाउट दैट इज बेसिकली द ऑगस्टन पीरियड इन इंग्लैंड। हमेशा ऑगस्टन पीरियड्स इन इंग्लैंड, ठीक है। ऑगस्टन एज की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे, मैंने आपको बार बार बताया कि दैट इज बेसिकली रेप ऑफ द लॉक इज रिलेटेड टू द 18th सेंचुरी इंग्लैंड, ठीक है। और उसमें किसको सटायर किया गया है, वहां के एरिस्टोक्रेट्स को, पढ़े लिखे लोगों को सटायर किया गया। उसके बाद यहाँ पे देखें, इन द 17th सेंचुरी एपिक्स एंड पेस्टोरल यानराज हैव बिकम एग्जॉस्टेड, ठीक है। 17th सेंचुरी के अंदर वो जो एपिक्स थे और पेस्टोरल यानराज, यानी कि जो पेस्टोरल पोएम्स वगैरह पेस्टोरल्स लिखी जाती थी, यानराज क्या है बेसिकली, दीज आर द यानराज, एपिक्स है, मॉक एपिक एंड दिस एंड तो ये क्या था, बिकम एग्जॉस्टेड, यानी कि लोग तंग आ गए थे एक ही तरह की टिपिकल ट्रेडिशनल वे में राइटिंग जब होना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में तो वो एक इनोवेशन होती है, बाद में जब वो कॉमन हो जाती है ना, लोग उस चीज से बोर हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दैट बिकम्स एग्जॉस्टेड। एपिक genre was heavily criticized because it expressed traditional values of feudal society, और उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि वो एक्सप्रेस करती है ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी कौन सी होती है, ये जागीरदाराना निजाम जो है, इसको हम कहते हैं फ्यूडल सोसाइटी। Among new genres, satirical literature was particularly effective in criticizing old habits and values. और new genres में अगर हम देखें यानी कि 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये जो satirical literature है वो particularly effective थी old habits और values को मतलब पॉइंट आउट करने में, जिसमें जॉन ड्राइडन जो है उसने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, जिसमें वो रिस्पॉन्सिबल था फॉर डोमिनेंस एंड among satirical genres of more heroic in the later Restoration era. Dryden Macflecknoe is the locus classius of mock heroic. His prosody is identical to the regular heroic verse, iambic, pentameter, close couplets. The parody is not formal, merely contextual and ironic. और उसमें जो पैरोडी थी वो कोई फॉर्मल नहीं थी, बल्कि वो कॉन्टेक्चुअल और जो है फॉर्मल थी। एनीड हम देख लेते हैं, एनीड ने फिर बीवुल्फ लिखी थी। बीवुल्फ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोएम है इन इंग्लिश लिटरेचर। आउट ऑफ 30,000 lines of literature left from the Anglo-Saxon period, almost 4,000 lines are preserved in this epic poem. एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, आप अंदाजा करें कि ये 30,000 लाइन्स हैं, ठीक है। और अब जो है सिर्फ 4,000 लाइन्स हैं जो कि आज तक प्रिजर्व की गई, जो मिली, जो बाद में जाके जो डिफरेंट लोग थे उन्होंने जब इसको लिटरेचर को स्क्रॉल आउट करना शुरू किया, पुराने जितने भी, जिसे हम कहते हैं ना कि रेनेसेंस में जो है पुरानी जितनी भी ग्रीक की किताबें थी उनको एक्सप्लोर किया गया, फिर उनको ट्रांसलेट किया गया। ये जो आप इडिपस का ट्रेजिक हीरो पढ़ते हैं, सोफोक्लीज, बीसी की किताब लिखी हुई है, 400 पता नहीं कितने बीसी की बुक, ठीक है। और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की बात है।
तो दैट इज बेसिकली द थिंग कि कितनी पुरानी पुरानी किताबें, वो ओल्ड ग्रीक्स एंड सो ऑन, तो बीवुल्स तो उससे भी पहले की लिखी हुई है, ठीक है। द स्टोरी ऑफ सुपर नेचुरल एज वेल एज अ रिकॉर्ड ऑफ एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री। उसके बाद द फर्स्ट बैटल ग्रेंडल, ठीक है, इसको इसमें जो स्टोरी है वो बिगिन हुई थी विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग हॉर्डोगर हु कंस्ट्रक्टेड द ग्रेट हॉल हियर ऑफ दिस पीपल फॉर सेलिब्रेशन। अच्छा, यहाँ से आगे जो है बेटा मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आपके पास आपके मेन क्वेश्चन की तरफ जाना क्या है हीरोइक का और मोक हीरोइक का। अब यहाँ पे देखें, एपिक देख लेते हैं, एक ओरल पोएटिक लैंग्वेज है, ठीक है, जबकि मोक एपिक जो है वो रिटन एंड रेफरेंशियल लैंग्वेज है। और एपिक पब्लिक और रिमार्केबल डीड्स पे होती है, लेजेंडरी हीरो दिखाया जाता है, कलेक्टिव एंटरप्राइज दिखाया जाता है, जनरलाइज सेटिंग्स और टाइम और प्लेस दिखाई जाती हैं। फेबल एंड एक्शन आर ग्रेव एंड सॉलम, उसके अंदर जो कहानी दिखाई जाती है और जो एक्शन दिखाए जाते हैं वो ग्रेव और सॉलम होते हैं। सेंटिमेंट्स और डिक्शन उसके अंदर प्रिजर्व होती हैं, प्रिजर्व द सबलाइम, यानी कि बहुत हाई एलिवेटेड सेंटिमेंट्स और डिक्शन दिखाई जाती है। जबकि मोक एपिक के अंदर जो है वो रिटन एंड रेफरेंशियल लैंग्वेज होती है, प्राइवेट डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं, ह्यूमनाइज्ड ऑर्डिनरी आम कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि एपिक में कुछ खास लेजेंडरी हीरोज दिखाए जाते हैं। इंडिविजुअल एंटरप्राइज होता है, जबकि यहाँ पे कलेक्टिव एंटरप्राइज होता है। पर्टिकुलराइज सेटिंग एंड time and place, fable and action, light and ridiculous, sentiments and diction preserved and the ludicrous। यहाँ पे sublime दिखाई जाती हैं sentiments और diction, जबकि यहाँ पे ludicrous दिखाई जाती है, यानी कि sentiments और diction जो होती हैं इंसान की वो दिखाई जाती हैं एट द मतलब बहुत ही एक तमस्खराना या मजाहिया तौर पर दिखाई जाती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एपिक पोइट्री जो है टू अराउज द स्पिरिट ऑफ वॉरियर्स टू हीरोइक एक्शन, के स्पिरिट ऑफ वॉरियर्स को हीरोइक एक्शंस तक लेके आया जाता है। प्रेज देयर एक्सप्लॉइट्स, उनकी बुराइयों को जो है वो प्रेज किया जाता है, ठीक है। प्रेज देयर एक्सप्लॉइट्स यानी कि जो उनसे गलतियां हो जाती हैं उनको दिखाया जाता है। सप्लाइड वॉरियर मॉडल्स ऑफ द हीरोइक बिहेवियर, और सप्लाइड वॉरियर्स मॉडल्स दिखाए जाते हैं ऑफ आइडियल हीरोइक बिहेवियर के, एश्योर्ड अ लॉन्ग एंड ग्लोरियस रिकलेक्शन ऑफ देयर डीड। Heroic songs were often sung before battles, boosted morale of combatants। यानी कि एपिक के अंदर जो है आपको एक बैटल दिखाई जाती है, हीरोइक डीड्स दिखाई जाती है। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मोक एपिक पोएट्री इन 18th सेंचुरी क्या है। 18th सेंचुरी एक्सॉल्टेशन ऑफ विट एंड रीजन केम टू फोरफ्रंट ऑफ लिटरेचर। 18th सेंचुरी में ये जो एक्सॉल्टेशन ऑफ विट और रीजन है वो एक्चुअली फोरफ्रंट थी लिटरेचर का। रीजन क्या होती है, यानी कि अकल का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा हो गया था, फेथ कम हो गया था। तो जब फेथ ज्यादा होता है तो इंसान अकल से नहीं सोचता, फिर इंसान बस ये देखिए अकल अकल क्या कहती है, जो चीज नजर आती है हम उसके पीछे भागते हैं, ठीक है, ठीक हो गया ना। फिर हम रीजंस जो है वो तलाश करते हैं, जो हमने नहीं माननी वो नहीं माननी, क्योंकि अकल का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन फेथ में ऐसा नहीं होता, फेथ में ये होता है बस अल्लाह ताला ने ये कह दिया ना एंड जस्ट गो अहेड, ठीक है। फेथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस अल्लाह का हुक्म है जस्ट गो अहेड, ऐसे होता है। लेकिन जब हम रीजन में बढ़ जाते हैं ना, तो रीजन ये कहती है कि भाई सर पे दुपट्टा लोगे ना इज्जत कम हो जाएगी। फेथ आपको ये नहीं कहता, फेथ कहता है नहीं भाई सर पे दुपट्टा लूंगी तो मेरे रब ने इज्जत देनी है, ये फेथ है, ठीक है। तो बेटा जितना हमारा फेथ ईमान कम होता है ना, तो ये जो रीजन होती है ना ये ऑपोजिट टू फेथ होता है। अब अगर आप पैराडाइज लॉस्ट और रेप ऑफ द लॉक को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें ना, तो रेप ऑफ द लॉक इज द पोएम ऑफ रीजंस, whereas paradise lost is the poem of the faith that is basically related to the religion, कि अल्लाह ताला है, उनकी कुदरत है, अल्लाह ताला बंदे को माफ करने वाले हैं, ठीक है। और बंदा जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक कहानी दिखाई गई कि वो बंदा जो झुक गया था अल्लाह के आगे, तो अल्लाह ने भी उसको माफ कर दिया। तो दैट इज द थिंग। और फिर अल्लाह ताला ने कितनी ब्लेसिंग्स और सारा कुछ उनको दिया, ये सारा कुछ आगे आता है कि दैट इज बेसिकली द फेथ, ठीक है। वो जो पोएम लिखी गई वो फेथ के ऊपर थी। और जब हम रीजन से पढ़ते हैं वहां पे हम अकल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमें ये लगता है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लेना ज्यादा बेहतर है,
पहले हम दुनिया तो कमा लें, ठीक है, उसके बाद कुरान अगर कभी जिंदगी में टाइम मिला तो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्या है, दैट इज द रीजन कि नहीं यार पहले कमा तो लेना, पैसा नजर आता है ना, स्टेटस नजर आता है। तो अक्ल हर उस चीज को मानती है जो नजर आती है। फेथ जो है वो ईमान बिल गैब है, ठीक है। जो चीज आपको नजर नहीं आती आप उसमें ईमान रखते हैं, आपका गुमान बुलंद हो जाता है, दैट इज बेसिकली द फेथ। तो दीज टू थिंग्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। और एक और चीज बताऊं बेटा, फेथ एंड रीजन, इन दोनों का बैलेंस इंसान की जिंदगी को कामयाब करता है। इफ मतलब फेथ तो खैर इंसान का जितना ज्यादा हो उतना ही कम है, लेकिन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अकल और फेथ दोनों। यानी कि बाज़ औक़ात जो है इन दोनों को बैलेंस लेके चलते हैं तो जिंदगी कामयाब होती है, अदरवाइज इंसान डाउनफॉल का, या अंदर से खोखला होता है, बाहर से बड़ी बड़ी डिग्रीज होती हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग के रीजन केम फ्रंट ऑफ द लिटरेचर। तो फिर क्या हुआ, एक्सपोज सुपरफिशियल फॉलीज एंड मॉरल करप्शन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग न्यू क्लासिकल पीरियड। अब इसके अंदर जब विट और रीजन की बात आई, अकल और हिकमत की बात आई, सही और गलत की बात आई, तो फिर एक्सपोज किया गया सुपरफिशियल फॉलीज और मोरल करप्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कि 18th सेंचुरी की जो मोरल करप्शन थी, सोसाइटी थी न्यू क्लासिकल पीरियड की, उसको दिखाया गया। फिर सोसाइटी एम्ब्रेस्ड एन ऑब्जेक्शन विद डेकोरम। उस वक्त की जो सोसाइटी थी जिसको हम 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, उसके अंदर डेकोरम बहुत ज्यादा हो गया था। शोशा जिसे कहते हैं, आउटवर्डली अपने आप को जो है प्रेजेंटेबल बनाना, दैट इज द बेसिक ऑफ फेसेट ऑफ एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन एंड वैनिटीज। ये फेसेट थे वो उन एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस और वैनिटीज के। आज भी अगर हम इस दौर में भी देखें तो एक्चुअली दिस सोसाइटी इज आल्सो एम्ब्रेस्ड विद द ऑब्सेशन विद द डेकोरम। वी आर आल्सो फॉलोइंग द डेकोरम्स ऑफ द सोसाइटी, नॉट ऑन द डेकोरम्स ऑफ द इनवर्ड ऑफ द सोल, ठीक है। हमारी सोल के डेकोरम को हम नहीं उसको फॉलो करते। बेसिकली वी हैव द, एक हमारे ऊपर एक लबादा है एक डेकोरम का, आउटवर्डली, आउटवर्ड अपीयरेंस, स्टेटस, डिग्री, ऑनर, हम इन सारी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज द, ये छोटा इवल नहीं है, ये बहुत बड़ा इवल है, एकदम से मशहूर हो जाने के लिए काम करना। आप देखें बच्चे गेम्स खेलते हैं, पब्लिकली गेम्स खेलते हैं, जिसमें पबजी है और बहुत सारी गेम्स हैं जो एंड्रॉइड्स पे होती हैं। अब क्या होता है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो गेम खेलते हैं, बट दे आर जस्ट काउंटिंग द मनी, दे आर जस्ट काउंटिंग द मनी, और दे आर काउंटिंग देयर पॉइंट्स, और एट द एंड वो उनको 5 मिनट की खुशी बहुत बड़ी खुशी लगती है, ओहो मैं जीत गया। एक्चुअली क्या है कि वी आर फॉलोइंग द ऑनर्स एंड द, ये जैसे डिग्री में एकदम से हम पास हो गए, डिग्री आ गई, ओहो जी मैं डिग्री आ गई, वो आप डिग्री की खुशी कितने दिन मना लेंगे, मुझे जिस इतना, ये 5 मिनट की खुशी कोई खुशी नहीं होती। ये आउटर डेकोरम्स कोई डेकोरम्स नहीं है, ये कोई खुशी नहीं है, मैं आपको सही बता रही हूँ। बहुत अच्छी बात है आप पढ़ रहे हैं, लेकिन खाली इल्म डिग्री को नहीं कहते, दैट इज अ वेरी वास्ट थिंग। और इल्म होना वो आपकी आउटर वैनिटी से आपको निकाल के ना, आपके आउटर डेकोरम से निकाल के आपका इनर फिल करना शुरू कर देता है। जब इनर फिल होता है तो इंसान ऑटोमेटिकली बोलता है भाई, ठीक है, फिर वो बोलता है तो फिर असर भी करता है, ठीक हो गया ना। तो दीज आर द ट्रेडिशंस और वैनिटीज जिसको जो है वो शो किया गया। अब वो है ना अल्लामा इकबाल का शेर, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बेटा वो जो अंदर है ना वो बाहर आता है, हमें खुद से मशहूर होने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर टैलेंट है वो एक दिन खुद ही मशहूर हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। ना तो डिग्री लेने से, ना एमफिल होने से, ना पीएचडी होने से आप एकदम से मशहूर हो जाएंगे। खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जो इनवर्ड है ना, काइंडली उसको देख लें एक दफा, वो जब अंदर से रोशन होगा ना, बाहर तो बेटा आना ही आना, वो अंदर ही खाली है तो बाहर क्या निकलना। तो दैट इज द बेसिकली, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वो जो गरीबी है ना, वो जो है उसमें नाम पैदा करना है, ठीक है। वो जो थोड़ा है ना उसी में
बेशुमार कर दें। ठीक है, जैसे मैंने देखे इंग्लिश लिटरेचर को पकड़ा, उसी के अंदर सारा काम कर दिया, उसी की वेबसाइट बनाई, उसी को सारा कुछ किया, उसी का यूट्यूब चैनल है, उसी की मतलब सब कुछ एक ही उसके ऊपर। तो वो क्या होता है, मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि जो सूरज होता है ना, वो सिंगल वन एक ऑब्जेक्ट अल्लाह ताला ने बनाई, और ये बहुत बड़ी कायनात की यूनिवर्स की मिसाल है। एक आग का गोला है, या आप उसको एक बल्ब कर लें कि एक कमरे के अंदर 4 कैंडल्स रख दें, वो रोशनी नहीं करेगी कमरे के अंदर, लेकिन एक कमरे के अंदर एक बल्ब जो छत पर लगा हुआ है ना, वो रोशन कर देता पूरे कमरे को। द रीजन, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। थोड़ी सी जो चीज होती है ना, वो बेटा ऐसे करके फटती है, और जो इतनी सारी चीजें होती हैं वो सारी थोड़ी 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 होती है, ना इधर का बंदा रहा ना उधर का रहा। तो दैट इज द थिंग, द फोकस शुड बी योर पर्सनैलिटी, नॉट द डिग्री इटसेल्फ। डिग्री जरूर ले, लेकिन द फोकस शुड बी द प्रोग्रेस ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है बस। ठीक है, मेरी जात से लोगों को फायदा होना चाहिए, वो खुशी अल्टीमेट खुशी होती है। ये कोई खुशी नहीं है वो मैं जीत गया, बच्चा कैसा ओ यस करते हैं बच्चे ऐसे, ओ यस, उनको वो 5 मिनट की खुशी पता नहीं कितनी बड़ी खुशी लग रही होती है। वो 5 मिनट की खुशी बेटा खुशी नहीं होती, वो 2 मिनट की कामयाबी कामयाबी नहीं होती। ठीक है, असल कामयाबी है आपकी पर्सनैलिटी जब ग्रूम करेगी, यू विल गो आउटसाइड, आप कई लोगों से मिलेंगे, आप जो है सोशल जीनियस हो जाएंगे। आपके सामने कोई बंदा आएगा, यू हैव टू रिप्लाई ऑन इट। ठीक है, आपको पता होगा इसको मैंने टैकल कैसे करना है, इसको मैंने बात कैसे करनी है। द रीजन, आप इनवर्डली स्ट्रांग होंगे। तो यही चीज यहाँ पे मोकैपिक के अंदर दिखाई गई, द 18th सेंचुरी सोसाइटी, जो आउटवर्डली तो बड़ी खूबसूरत नजर आती है बट इनवर्डली वो खाली है। बेलिंडा जो है इतना चीखती है क्योंकि वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक रखती है, वो एक पढ़ी लिखी खातून है, लेकिन जब उसके सामने जो है वो उसकी छोटी सी एक लट कट जाती है, तो वहां पे जो उसका चीख होती है वो इतनी ऊंची होती है कि आसमान हिल जाता है। सेम इज द केस विद अस, छोटी सी बात होती है हम उसका हवा बना देते हैं। द रीजन, वो कहते हैं ना खाली बर्तन ज्यादा खनकता है, तो दैट इज बेसिकली द मोक एपिक। ठीक है, दैट इज बेसिकली द इनवर्ड, हम लोग खाली हैं, दैट्स वाई हम खनकना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो बस गड़बड़ी होगी। तो दीज आर द थिंग्स जो कि चलती हैं। और बेटा हमेशा हर चीज का व्हेन देयर इज एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, जब भी आप एक्शन करेंगे, मोहब्बत बांटेंगे मोहब्बत वापस आएगी, और इल्म बांटेंगे इल्म वापस आएगा, नफरत बांटेंगे नफरत वापस आएगी। ठीक है, तो हर चीज जो है ना, ये लाइफ इको होती है, तो दैट इज बेसिकली द इको ऑफ द लाइफ। और इन मॉरल करप्शंस को जो है न्यू क्लासिकल पीरियड के अंदर दिखाया गया है इन द रेप ऑफ द लॉक। ठीक हो गया, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।